अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत से होंगे। एक लंबे वक्त के बाद, एक लंबे वक्फे के बाद वी आर फाइनली बैक, दिस टाइम विद अ बिट न्यू चेंजेस। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तर्ज़े पॉडकास्ट को पसंद करेंगे। शुरू करते हैं। आज हमारे साथ उमर भाई मौजूद हैं। उमर भाई जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बगैर किसी तमहीद को बांधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉडकास्ट शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हमास, फ़लस्तीन, इसराइल, गज़ा और द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन फ़लस्तीन एंड इसराइल। तो उमर भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस वॉर का बैकग्राउंड क्या है? ये शुरू क्यों हुई? वॉर का बैकग्राउंड समझने से पहले ना हमें थोड़ा सा देखना होगा कि इसराइल का बैकग्राउंड, इसराइल का जोग्राफिकली जो वो स्टैंड कर रहा है। इसराइल को बॉर्डर्स कौन कौन से लगते हैं और किस बॉर्डर पे कौन सा कंट्री है और किस कंट्री में कौन सी तंजीम है जो इस तरह के अटैक्स कर सकती है। तो इसराइल को बेसिकली 4 बड़े मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं और चारों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिनमें एक लेबनान, शाम, उर्दन और मिस्र। अब जो इसराइल और मिस्र का बॉर्डर है, उसके सेंटर में एक पट्टी है जिसे हम गज़ा की पट्टी कहते हैं। और उसके एक साइड पे इसराइल है, दूसरी साइड पे मिस्र है। और सहराए सीना बड़ा मशहूर सहरा है जो उस इलाके को लगता है। जो गज़ा है, आप उसे एक ओपन जेल कह सकते हैं। गज़ा को एक बहुत लंबे अरसे से इसराइल ने एक जेल के तौर पर रखा हुआ है। वो जब चाहता है वहाँ पे सप्लाई रोक देता है, वहाँ पे मेडिसिन की सप्लाई रुक जाती है, फूड सप्लाई रुक जाती है। आपने पिछले कुछ साल पहले सुना होगा कि एक शिप जा रहा था जिसे इसराइल ने गज़ा तक पहुँचने नहीं दिया, वो कुछ सामान लेके आ रहा था। तो गज़ा फ़लस्तीन का हिस्सा है और गज़ा को एक ओपन जेल की तरह रखा गया है। वहाँ के लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए गज़ा से मिस्र तक कुछ सुरंग्स भी बनाई हुई हैं, जिनसे वो अपने ज़ख्मियों को, बीमारों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं मिस्र के, और काहिरा के हॉस्पिटल्स में जाते होते हैं और वो सुरंगों के ज़रिए मिस्र तक पहुंच जाते हैं। मिस्र का और इसराइल का भी आपस में एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से मिस्र भी गज़ा को उस तरह से एक्सेस नहीं देता अपने मुल्क में आने के लिए, जिस तरह से नॉर्मली बॉर्डर्स और एक हमसाया कंट्री दूसरे कंट्री को दिया करता है। अब जो ये पट्टी है गज़ा की, इधर एक तंजीम एक्टिव है। ये तंजीम सुन्नी सेक्ट से ताल्लुक़ रखती है। हमास इस तंजीम का नाम है। आजकल आप सब लोग इस तंजीम का नाम सुन बिल्कुल रहे ऐसे होंगे। ही, बिल्कुल और ऐसे ही। हमास के जो आप लीडर कह लें, वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं फ़लस्तीन के। कब? वो 2017-18 में प्राइम मिनिस्टर थे। और अभी भी हमास का जो कंट्रोल है वो गज़ा की पट्टी पे है। सही। जो फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक है, जिसमें फ़लस्तीन के बाकी शहर आते हैं, उस उसमें एक और तंजीम है अल-फतह के नाम से। अल-फतह ब्रिगेड भी उसको कहा जाता है। वो तंजीम काम करती है और वो फ़लस्तीन को प्रोटेक्ट करती है और गुरिल्ला कार्रवाइयाँ करती है इसराइल के अंदर। सही हो गया। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि फ़लस्तीन को, बाकी के हिस्से को अल कासिम ब्रिगेड, अल-फतह अल फतह ब्रिगेड मैनेज कर रही है और सिर्फ गज़ा की पट्टी पे हमास एक्टिव है। हमास एक्टिव है। सही हो और गया। अगर आप जाते हैं लेबनान वाली साइड पे, वो भी एक बॉर्डर है जो टच होता है इसराइल को। इसराइल को। उधर एक तंजीम है जो शिया मकदब से ताल्लुक़ रखती है और हिज़्बुल्लाह के नाम से सैयद हसन नसरुल्लाह उसके लीडर हैं। और वो अपनी गुरिल्ला कार्रवाइयाँ करते हैं इसराइल में और लेबनान को प्रोटेक्ट करते हैं वो इसराइल से। सही हो गया। इसके अलावा और बहुत से छोटे छोटे तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर एक्टिव हैं और काम कर रही हैं उस पूरे रीजन को इसराइल के तशद्दुद से बचाने के लिए। लेकिन आजकल जो 2 तंजीमों के नाम ज़्यादा सामने आ रहे हैं, उनमें एक हिज़्बुल्लाह है और दूसरी हमास। हमास। सही हो गया। अच्छा, तो उमर भाई, अब आप मुझे ये बताएं कि ये वॉर बेसिकली शुरू हुई क्यों, इनिशिएट क्यों हुई, और इसकी इनिशिएशन की जो बेसिक वजह थी वो वही है जो सोशल मीडिया पे सबके सामने है, या इसके पीछे कोई और गेम है? अच्छा, ये वॉर तो आप सब जानते हैं कि 1948 में जब इसराइल का क़याम हुआ, जिसको हम नहीं मानते। अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं जज़्बाती बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल हमारे जज़्बात, हमारा ईमान जो है ना, वो कहता है कि हमें जज़्बाती इस मामले में होना चाहिए, हमें इस मामले में हसास होना चाहिए कि एक मुल्क, एक छोटा-सा मुल्क जो कब्ज़े के बेस पे बनाया गया, उसने तब से ही पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू की और वो कार्रवाइयाँ बढ़ती गईं। आप सुनते आ रहे होंगे जैसे कि मसला फ़लस्तीन चलता आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। वो जब चाहते हैं इजरायली वो बैतुल मुक़द्दस पे हमला कर देते हैं, वो जब चाहते हैं मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोक देते हैं, वो बिल्कुल जब ऐसे ही। चाहते हैं गज़ा की पट्टी पे एयर स्ट्राइक्स करते हैं। डज़न्स ऑफ हलाकतें
मर्डर्स आपने देखे होंगे। वो जब चाहते हैं फ़लस्तीनियों को उठा के ले जाते हैं, फ़लस्तीन के छोटे मासूम बच्चे शहीद किए उन्होंने। तो वो एक बड़े लंबे अरसे से दोनों में लड़ाई चलती आ रही है। फिर 1973 में आपने पढ़ा होगा कि इसराइल ने 7 इस्लामी मुल्कों की एयर फोर्स तबाह की और उनके बहुत सारी जगहों को एयर स्ट्राइक्स के साथ तबाह किया गया, जिसमें फिर पाकिस्तान के F-16 का इंटायर स्क्वाड गया और फिर इसराइल वापस आया। तो वो भी एक लड़ाई हुई। उसके बाद 94 में बैरूत, आप जानते हैं लेबनान का दारुल जी हुकूमत बिल्कुल है ऐसे ही। बैरूत, और बैरूत एक बड़ा रिच कल्चर रखता था। ये यूएई के से पहले, दुबई जब बनने से पहले बैरूत में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हुआ करती थी और पूरा अरब जो है ना वो इंजॉयमेंट के लिए बैरूत जाया करता था। यानी कि 90s का दुबई था बेरूत। 90s का दुबई था बैरूत। जैसा कि मैंने बताया कि लेबनान में हिजबुल्लाह ऑपरेट करती है, तो हिजबुल्लाह ने 94 में इसराइल के 2 सिपाही उठा लिए थे। उनको बेस बना के इसराइल ने बैरूत पे बमबारी की और 94 में बैरूत को आज का बैरूत बना दिया गया। वो बैरूत ना रहा जो बैरूत हुआ करता था। तो वो लड़ाई चलती आ रही है, चलती आ रही है। इसके बाद कोई आज से 1.5-2 साल पहले एक पूरा प्लान बनाया गया, यूएसए और इसराइल ने मिलके एक प्लान बनाया जिसका नाम रखा गया प्लान इब्राहिम अकॉर्ड। सही। उसके अकॉर्डिंगली ये माहिदा तय हुआ, माहिदा नहीं बल्कि एक प्लान बना कि अमेरिका यूएसए एज अ सुपर पावर हेल्प करेगा इसराइल की, कि जो अरब रीजन है जो इसराइल को टच करता है, वो जो बड़े कंट्रीज़ हैं अरब रीजन के, वो इसराइल को तस्लीम करें वन बाई वन करके। उसमें सबसे पहले यूएई से बात की गई और यूएई के साथ चूँकि पहले इसराइल के अच्छे ताल्लुकात थे, दुबई को दुबई बनाने में बड़ा अहम किरदार एक इसराइल का है। और इसराइल से मुराद के जूइश कम्युनिटी ने अमेरिका के बाद बहुत सी इन्वेस्टमेंट दुबई में की हुई है। दुबई में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनमें बहुत सी बिल्डिंग्स जू लोगों की हैं, यहूदियों की हैं। तो यूएई ने, आपको भी पता होगा और बाकी हमारे नाजरीन को भी पता होगा कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। उसके बाद अ, बारी आती है बहरीन की। तो बहरीन में पहले ही एक अमेरिकन अड्डा है। अमेरिका वहाँ पे पहले अपनी एक बेस बनाई हुई है और उस वक्त बहरीन को जैसे कहता है बहरीन वैसे बहरीन वैसे करता है। करता है। और बहरीन बहरीन वैसे ही आप यूँ समझ लें कि पहले ही इस एक पूरी लॉबी का हिस्सा हिस्सा था। है। उसके बाद आप आते हैं सऊदीया में। तो सऊदीया में जब से मोहम्मद बिन सलमान आया, मोहम्मद सलमान ने आके एक रोशन ख्याली वाला एक टच दिया। सऊदीया एक मजहबी मुल्क के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन एक न्योम सिटी का बनना, और न्योम की डिटेल्स आप सबको पता है, हम उससे बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। और न्योम सिटी के बाद फिर इसराइल से बातचीत भी शुरू हुई। और 7 अक्टूबर जब अटैक किया है हमास ने इसराइल पे, इसराइल पर। उससे एक हफ्ता पहले तक, 10 दिन पहले तक इसराइल के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ सऊदीया गई हुई थी और वहाँ पे बहुत से इश्यूज डिस्कस हुए। और सुनने में ये आ रहा था कि अक्टूबर में या नवंबर में ही सऊदी अरब भी इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगा। सही। ये डेवलपमेंट भी साइड लाइंस पे जारी थी। तो सऊदी अरब भी उसी गेम का, इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा था। उसके बाद आप आ जाएं ईरान पे। तो ईरान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। ईरान कभी भी अमेरिका के साथ नहीं बैठेगा। तो ईरान के साथ बात की ही नहीं गई कि आप भी इब्राहिम अकॉर्ड के तहत जो है वो हमारे साथ चलें। अगर आप शाम और इराक की बात करते हैं तो शाम और इराक को पहले ही इतने सारे मसाइल ने फंसा दिया हुआ है कि वो अपने ही मसाइल से निकल नहीं सक रहे, तो उन्होंने क्या किसी के बिल्कुल खिलाफ ऐसे जाना। ही, बिल्कुल ऐसे जब तक सदाम हुसैन था तो सदाम हुसैन की स्टेटमेंट्स आप सबको पता है, वो इसराइल के बहुत ज़्यादा खिलाफ था, वो कभी भी एक्सेप्ट ना करता। लेकिन अभी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं वो अनस्टेबल गवर्नमेंट्स हैं, उनसे बात की जाए या ना की जाए ही। एक वो बराबर है। वैल्यू नहीं रखती, वो मैनी नहीं रखती। उसके बाद आप मिस्र में आ जाएं, उर्दन में आ जाएं, तो ये भी एक ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बड़ी तंजीमें, बड़ी तहरीकें काम नहीं कर रही होती और वहाँ पे भी कोई ऐसे एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं जो इसराइल को या यूएसए को अपोज कर सकें। तो उनसे भी बात करना या ना करना वो भी किसी ख़ास ज़ुमरे में नहीं आता। सिर्फ एक मुल्क है, तो यूनस। तो यूनस का नाम तो यूनस में अभी रिसेंटली एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है। उसकी डिटेल मैं आपको इस पॉडकास्ट के एंड में बताऊंगा कि तो यूनस कितना ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है इस सारे मामले में। तो ये आपने पूरी अरब वर्ल्ड का हाल सुन लिया
कि अरब वर्ल्ड जो है वो किस तरह से इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रही थी। बात शुरू हुई थी कि वॉर की ये इनिशिएशन वो क्यों हुई? क्यों हुई, जब सारी अरब दुनिया इस पेज पे आ रही थी कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए जाएं, उसके साथ ट्रेड की जाए, आना जाना हो, तब बैठ के सोचा गया। अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें तो कुछ मुल्क ममालिक ऐसे हैं जिनमें मैं ईरान को यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने बैठ के सोचा कि क्यों ना अमेरिका की इस पॉलिसी को रोका जाए। सही। अभी मैं आपको बल्कि यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ, शायद हमारे कुछ नाज़रीन को पता हो कि इस हमले से पहले हमास के जो सरबराहान हैं वो ईरान गए। अच्छा। ईरान में 8 से 10 दिन वो वहाँ पे रहे, वहाँ पे बैठ के प्लानिंग्स की गई। सही। और अभी 2 दिन पहले 8 को अभी आपने वो बयान भी सुन लिया होगा हमास के लीडर का कि हमें जो कमक है, जो हमें असला दिया गया वो हमें ईरान ने दिया, और ईरान ने इस पे इनकार नहीं किया। जो ईरान का बयान आया है वो हमास के हक में और इसराइल के ख़िलाफ़ आया है। ईरान का बयान फ़लस्तीन के हक में आया है, और ईरान ने डिनाई नहीं किया कि हमने असला नहीं दिया। वरना इतना बड़ा अगर बात की जाए कि हमें एक मुल्क ने असला दिया है, तो वो मुल्क अगर ना दे तो वो डिनाई करता है, तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, तो इट बिल्कुल मीन्स का ऐसे ही। ईरान ने पूरा जो है सपोर्टिव रोल प्ले किया। अब अगर ईरान की बात करें तो ईरान के साथ साथ चाइना भी इस बिग गेम का हिस्सा बन चुका है अब तक। सही। ये लड़ाई शुरू तो हुई है अरब में, ये बिल्कुल। लड़ाई शुरू तो हुई है फ़लस्तीन और इसराइल में, लेकिन चाइना मौके का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। चाइना आप को इससे क्या फ़ायदा? आप चाइना के प्रेसिडेंट का अगर वो पढ़ें जो उसने बयान दिया है, तो वो बयान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। चाइना के सदर ने कहा है कि मुमकिन ही नहीं कि फ़लस्तीनियों पर तारीखी जबर चलता रहे। इसका मतलब ये है कि इसराइल को किसी जगह पे आके रुकना होगा। चाइना ने सफारती आवाज़ में, सफारती अल्फाज में इसराइल को स्टॉप कॉल दे दी है, शटअप कॉल दे दी है। चाइना बेसिकली, आप सब जानते हैं कि जो सुपर पावर्स की गेम है उसमें चाइना नेक्स्ट नंबर बिल्कुल सुपर ऐसे ही है। पावर बनने के लिए दौड़ता है, और जहाँ पे भी यूएसए के अगेंस्ट कुछ होना हो तो वहाँ पे चाइना जो है वो अपना रोल पूरा प्ले करता है। आपको ये भी पता है कि ताइवान एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मुल्क है जिस पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं। चाइना क्लेम करता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, जबकि ताइवान क्लेम करता है कि वह एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंट्री स्टेट है, है। हाँ जी। और यूएसए ताइवान को मुकम्मल सपोर्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो बड़े थिंक टैंक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो चाइना ने ये कहा है ना कि इसराइल को स्टॉप होना होगा, अगर अमेरिका, जिस तरह अमेरिकन र्यूमर्स आ रही थी, बल्कि अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि हम इसराइल में अपनी फ़ौज भेजेंगे आने वाले चंद दिनों में, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन उनका आई गेस बेड़ी एक आ बहरी भी बेड़ा हाँ आ जी। भी रहा है। तो अगर अमेरिकन इसराइल में आते हैं और इसराइल में आके फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन करते हैं, तो पॉसिबल है कि चाइना ताइवान में घुस जाएगा। सही। जो बातें चल रही हैं ना सोशल मीडिया पे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है और ये हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं, आप अगर उनको देखें तो वहाँ से आपको ये फील होगा कि लड़ाई शुरू हुई है फ़लस्तीन और इसराइल की, और उसमें आ गया ईरान, और ईरान के साथ आ गया चाइना। चाइना। लेकिन इधर एक और जो बिग डेवलपमेंट है वो ये है, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हमास के चंद सरबराहान रूस का दौरा भी करके आए हैं जून में। जून अच्छा। 2023 में सही। हमास के कुछ सरबराहान रशियन दौरा करके आए, और वहाँ पे भी इस सारी प्लानिंग की गई। असला ईरान ने दिया, जबकि जो इंटेलिजेंस और जो हसास इदारों की जो रिपोर्ट्स वगैरह। रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें जो सारी जो हेल्प आउट किया है वो रशिया ने किया है। और रशिया ने क्यों किया है, यहाँ भी ये क्वेश्चन पैदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुई बिल्कुल। 2022 में बिल्कुल ऑलमोस्ट। ऐसे ही है। यूक्रेन को जो पहला असला दिया वो इसराइल ने दिया। सही। व्लादिमीर पुतिन का एक खिताब बयान आया था कि जिस जिसने यूक्रेन को असले की मद में सपोर्ट किया है उससे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सही। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाएं, और आखिरी पॉइंट ये कि प्यूटन की बर्थडे वाले दिन हमास 7 अटैक अक्टूबर। करता है बिल्कुल ऐसे ही इसराइल पे, है। इसराइल में। तो रशिया ने भी अपनी जब वो एक चपकलश थी जो उसने सबक सिखाना था, और रशिया आप जानते हैं
कि वो जब सोचता है कि मैंने किसी का कोई नुकसान देख करना है तो वो वो कर तो के है, उठाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो रशिया, चाइना, ईरान और टर्की भी, टर्की ने वैसे तो कोई सपोर्ट नहीं की, लेकिन जो टर्किश प्रेसिडेंट का अभी आपने कल या परसों जो उन्होंने बयान दिया वो आपने सुना, वो बयान ये बताता है कि टर्की भी खुले दिल के साथ फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। सही हो गया, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना इसलिए आया क्योंकि उन्होंने ताइवान वाला अपना एक ग्रज निकाला था। बिल्कुल। रशिया ने यूक्रेन को नहीं, नहीं, इसराइल के चाइना ने ताइवान वाला ग्रज नहीं निकालना था। चाइना ने जो सुपर पावर्स वाली गेम है, उसमें इन रहना जहां भी यूएसए इंटरफेयर करेगा वहां पे चाइना भी दूसरी पार्टी के साथ खड़ा हुआ हमेशा आपको नजर इंटरफेयर आएगा, करेगा। नजर आएगा, सही बिल्कुल। हो गया। और रशिया सिर्फ इसलिए इसराइल पर चढ़ा क्योंकि इसराइलियों ने यूक्रेनियंस को वॉर वेपन्स दिए थे। वॉर वेपन्स ये थे। फिर दूसरा, इसराइल, रशिया और ईरान बहुत सी जगहों पर इकट्ठे साथ चल रहे हैं, सही, आपने पिछले चंद सालों में देखा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा आप शाम में देखें तो बशार अल असद को रशियन सपोर्ट है, और अमेरिका अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वहाँ से बशार अल असद को निकाल नहीं सका। तो रशिया भी अरब में अपना कंट्रोल जमाने के लिए ये क्वेश्चन है। सारा कोशिश है, बिल्कुल। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि रशियंस भी इस बिग गेम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। रशियन हमेशा बिग गेम का हिस्सा होता है। रशिया पिछले 4 दहाइयों से, पिछले 40-45 साल से बिग गेम का जो भी हिस्सा है। बड़ी डेवलपमेंट होती है, रशिया का कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार ज़रूर होता है। लेकिन इस सारे में जो एक और बड़ी मज़े की चीज़ हुई कि सऊदी अरब ने जब देखा कि एज अ मुस्लिम उम्मा, मुसलमानों का एक प्रेशर डेवलप हो रहा है कि हमें, यानी कि मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना बिल्कुल चाहिए फ़लस्तीन के साथ, हमास के साथ, इसराइल के अगेंस्ट। तो मोहम्मद बिन सलमान ने फौरी तौर पर इसराइल के साथ जितने भी बैकडोर पॉलिसीज़ पे बातें हो रही थी उन सबको स्टॉप कर दिया। सही। सब कुछ रोक के मोहम्मद बिन सलमान का बयान आया है जो कि इसराइल के हक में है, तो एंड खिलाफ है। इसराइल के खिलाफ है और फ़लस्तीन के हक में, और बड़ा खुला डुला बयान दिया है। एंड दैट इज अ मेजर मूव आई गेस। मेजर, सऊदी अरब ने, आपको पता होगा, पिछले साल अमेरिका को शट अप कॉल दी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा था कि हम कब तक आपकी बातें मानते रहेंगे, हम कब तक आपकी बातों पर अपना सर जो है ना वो झुकाते रहेंगे। तो अमेरिका को शट अप कॉल दी, और सऊदी अरब ने जो सदियों से एक राइवलरी चलती आ रही थी ईरान और सऊदीया के दरमियान, उसको भी ख़त्म किया, और ईरान के साथ सऊदीया ने अपने सफारती ताल्लुकात बढ़ाए। सही। और उसके बाद अब ये वाला मूव। तो मोहम्मद बिन सलमान, जहाँ एक साइड पे नेगेटिव बातें हैं कि न्यूयॉर्क सिटी बन रहा है और वो बड़ा आज़ादाना माहौल दे रहा है, उसके साथ साथ जो मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करना है, जो यूनिटी वाली साइड है, उस पर भी सऊदी अरब जो है वो आहिस्ता 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 चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सऊदी अरब दो कश्तियों का शिकार है, दो कश्तियों पर सवार है। जब उधर से कोई बात आती है तो उधर हो जाता है, इधर से कुछ होता है तो वो प्रेशर भी नहीं कर सकता। एज अ बिल्कुल ऐसे ही। मुस्लिम उम्मा, एज अ कौम, एज अ मुसलमानों का जो एक जज्बाती और दिली लगाव है अपने बैतुल मुक़द्दस के साथ, बिल्कुल। तो सऊदी अरब जो है वो दोनों साइडों पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। कतर को अगर आप लेते हैं, कतर एक मेजर कंट्री अरब में, कतर की बात सुनी जाती है, कतर अपनी बात मनवा सकता है, कतर की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो कतर जो है, हमास और कतर आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं। जो कैदी कैद किए हुए हैं इसने, हमास इसराइल ने, के। इसराइल के, उनको कैसे छोड़ना है, बातचीत चल रही है। उसमें कतर अपना जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो उस पे अब तालिबान को देख लें, तो तालिबान ने भी हमास की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। बल्कि तालिबान ने तो रास्ता मांगा कि अगर हमें हाँ रास्ता बिल्कुल, ज़मीनी वो मिल उन्होंने जाता है ईरान तो से हम रास्ता मांगा, बिल्कुल हम वहाँ ऐसे ही है। पे आ सकते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट जो है ना, ये मैंने आपको पूरा एशिया जो है ना वो रशिया से लेके ईरान, चाइना, सऊदीया, अफ़गानिस्तान, इन सब के आपको हालात और वाक़यात बता दिए हैं। बात आती है हमारी जी। पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान वही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान कंफ्यूजन में। तो तकरीबन स्टैंड ही नहीं कर रहा ना। अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान के बयानात आपने सुन लिए, लेकिन मैं, दो लीडर्स हैं, जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं उनको यहाँ पे सराहना चाहूँगा उनके बयानात को। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने बड़ा खुला बयान दिया, हाँ, उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में एक अच्छा दैट बयान वाज अ दिया, बोल्ड मूव। जो बहुत ज़रूरी भी था। वो हमारे साबका वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं और उनकी बात इंटरनेशनली सुनी भी जाती है। उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में बयान दे के अपना फ़र्ज़ अदा किया। बिल्कुल और उसके ऐसे ही। साथ साथ मुस्लिम लीग काफ से चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, तो सरवर साहब चूँकि इंग्लैंड में बहुत मकबूल हैं, अभी उनके बेटे स्कॉटलैंड में इलेक्शन जीते हैं,
तो उन्होंने भी बड़ा बोल्ड बयान दिया है फ़लस्तीन के हक़ में। और बाकी जो हमारे बड़े लीडर्स हैं वो आपके सामने हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और जो हमारे मजहबी लीडर्स हैं उनमें से वो एक मजहबी लीडर हैं, उन्होंने बयान दिया है। वो जो एक दूसरे सियासी लीडर को यहूदी एजेंट कहा करते थे, उन्होंने खुद कहा है कि जी फ़लस्तीन को ख्याल रखना चाहिए इंसानी हकूक़ का। और उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में इसराइल की सपोर्ट की है। अगर क्या आप उस बात है। बयान को बड़े गौर से सुने, आप खुद ये सोचें कि क्या फ़लस्तीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है या इसराइल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो पाकिस्तान तो गूं का शिकार है। और जिस तरह के हमारे लीडर्स मुसल्लत किए गए हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं। बाकी जो कंट्रीज हैं उनका मैं ना करता है। इवन छोटे छोटे कंट्रीज, ईरान पे कितनी मैं सैंक्शंस इसी लगी तरफ आने हुई हैं। लगा था कि ईरान इतने सैंक्शंस के बावजूद, जबकि उनकी अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ पर पाबंदी है, हाउ कैन दे सपोर्ट हमास एंड फॉर हाउ लॉन्ग? मतलब कब तक हमास ये चीज़ रेजिस्ट कर सकता है, वो भी ईरान की पुष्टबनाई के साथ? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसराइल के पास अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो वो ईरान से कई गुना ज़्यादा है, और रिसोर्सेज भी। देखिए, पहले ना दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इंतज़ार किया करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप भुट्टो टाइम में देख लें, बिल्कुल अब ऐसे उसके ही है। बाद भी देख लें, 90s में देख लें, अभी मुशर्रफ के टाइम पे भी देख लें, बिल्कुल ऐसे ही। या अभी इमरान खान साहब के दौर में देख लें, तो दुनिया इंतज़ार करती थी, मुस्लिम बिल्कुल दुनिया ऐसे ही है। इंतज़ार करती थी कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा। और बहुत से ममालिक हमारी हाँ में भी हाँ मिलाया करते थे। ऐसे ही अब है। हम उस स्टेज पे नहीं हैं। तो ईरान सपोर्ट कर रहा है और बड़े अरसे से सपोर्ट कर रहा है। हिज़्बुल्लाह को ऑलमोस्ट ईरान ही चला रहा है। सही। और हमास को भी अब सपोर्ट उसने करना शुरू कर दिया। ईरान ने कभी भी कौमी और दीनी गैरत के ऊपर समझौता नहीं किया। सही। ईरान हमेशा जो मुसलमानों के जज्बात होते हैं उनके अकीदे को देखता है। और ईरान किबला अव्वल के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए ईरान शुरू से अपना रोल प्ले करता आ रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि ईरान तादम आखिर इन सब एलिमेंट्स के साथ इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। ओके, सो दैट इज़ अ बिग बिग थिंग। यानी कि इसराइल भी तादम में आखिर कायम व दायम रहेगा। इसराइल वो एक लंबी बहस है। आप हदीस को देखिए तो जाहिर है सही हो गया। खत्म होना है इसराइल ने, लेकिन पहले उसकी एक सुपीरियरिटी आनी आनी है, जाहिर है। सही हो गया। तो उमर भाई, अब अगर हम देखें कि ठीक है, दैट वाज़ अ ग्रेट अच्छा, मूव ये के। है ईस्टर्न वर्ल्ड। हाँ जी। अब आप चले जाएं वेस्टर्न वर्ल्ड में। जी। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पूरे यूरोपियन चैनल्स हैं, कैनेडियन चैनल्स हैं, यूएसए के हैं, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, आप वहाँ पे सुन रहे होंगे जी कि इसराइल पे बहुत जुल्म हो रहा है, हमास एक बिल्कुल ऐसा ही दहशतगर्द है, बिल्कुल तंजीम है, ऐसा ही अल है, फतह एक दहशतगर्द तंजीम है, वो बिल्कुल टेररिस्ट ऐसा ही एक्टिविटीज कर रही है, गुरिल्ला वार लड़ रही है, ये वो। तो वो जो चैनल्स हैं वो एक अपना इमेज दिखा रहे हैं। यहाँ से कुछ इस्लामी ममालिक के चैनल्स ये बता रहे हैं कि फ़लस्तीन जो है उन पे जुल्म हो रहा है, वो जुल्म कर नहीं रहे, वो तो सिर्फ रेजिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तो जो ऐसा ही हम पे जुल्म हो रहा है, हम उसको किसी हद तक जाके रोक सकते जितना हैं, रोक बिल्कुल ऐसा सकते ही हैं है। उतना रोकें। तो ये दोनों एंगल्स आप देख रहे इवन होंगे। मैं कल एक मीम देख रहा था कि अगर यूक्रेनियंस रेजिस्ट करें तो वो फ्रीडम फाइटर्स, और अगर फ़लस्तीनी हाँ, रेजिस्ट करें बिल्कुल, तो वो टेररिस्ट। बिल्कुल। खैर, ये एक वेस्टर्न मीडिया का दो रुख चेहरा है। बिल्कुल है। अच्छा उमर भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ठीक है, हमास ने एक बड़ा मेजर मूव लिया, 5000 रॉकेट फायर किए, इवन इसराइल को संभलने का भी मौका नहीं दिया। ऑल्दो उनके डॉम ने वो चीज़ रोक ली, लेकिन वो काफ़ी हद तक नुकसान और दहशत फैलाने में कामयाब रहे। लेकिन इस थोड़े से रिजर्व के साथ, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, हमास कब तक इसराइल के खिलाफ खड़ा रहेगा, और इसका लॉन्गर रन में फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों को क्या नुकसान होगा? अच्छा, ये है कि पिछले 30 साल में ना ये सबसे बड़ा हमला है जो इसराइल पे किया गया पिछले 3 दिन में। पिछले सही। 30 साल में इतना बड़ा हमला नहीं किया गया। 5000 रॉकेट फायर किए गए और गज़ा की पट्टी का कंट्रोल खाली कर लिया गया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तीन उन्होंने अतराफ बाड़े उखाड़ के फेंक दी। तीन अतराफ से हमला किया गया। समंदर से भी हमला हुआ, हवा से भी हमला हुआ, ज़मीन से भी हमला हुआ, मिसाइल्स भी फायर किए गए। और जो पहला अटैक हुआ ना, उस पर इसराइल पैनिक कर गया था। ये फर्स्ट टाइम देखने में आया कि इतनी मजबूत फौज और इतने ज़्यादा वसाइल रखने के बावजूद इसराइल एक तंजीम के आगे पैनिक कर गया। पैनिक कर गया, बिल्कुल उसे ऐसा ही है। समझ ही नहीं आई कि अब हुआ क्या है और हमने करना क्या है। इवन उनकी स्टेटमेंट्स नहीं आई काफ़ी देर उनकी तक, स्टेटमेंट 17-18 घंटे के बाद बाद आई आई हैं, कि बिल्कुल हम ऐसी है। ऐलान जंग करते हैं और बिल्कुल हम ऐसा, हालत जंग में हैं। बिल्कुल और अब ऐसा ही हम है। जो नुकसान करेंगे वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी एज उन्होंने यूजुअल हॉरिफाइंग स्टेटमेंट्स जैसे दी वो हैं। नुकसान करते हैं पहले भी, बिल्कुल ऐसा। वो अब ज़्यादा नुकसान करेंगे। अच्छा, फ़लस्तीन की अगर आप बात करें ना, देखें
मुझे एक शेर बड़ा याद आ रहा है यहाँ पे कि मुफाहिमत न सिखा जबर नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। क्या बात। अ, हमारे जो पाकिस्तानी एंकर पर्सन्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन बेचारों की पाकिस्तान में बैठ के टांगें कांप रही हैं, बल्कि मैं कहूँगा कांपे टांग रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे लोग बिला वजह के सिंपथीज दे वो रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे थर थर कांप रहे हैं कि देखो जी हमास ने गलत किया, हमास ने बिल्कुल। हमला किया, अब फ़लस्तीन में लाखों शहीद होंगे, अब फ़लस्तीन में बड़ा जानी नुकसान होगा, बड़ा माली नुकसान होगा। मैं उनको कहना चाहूँगा कि किस्तों में मरने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा जो है ना, जो अपनी कैजुअलिटीज़ बना होनी है वो एक दफ़ा उठा लें। जो वहाँ रोज़ भी तो लोग मर रहे हैं ना, बिल्कुल वहाँ ऐसा ही पे है, और अरसे दराज से वहाँ भाइयों पे के सामने बहनों के बिल्कुल साथ रेप कर दिया जाता है। बिल्कुल वहाँ ऐसा ही पे मैं भी, आप भी वीडियोज़ देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ कि बाप के सामने जवां साला बेटे को शहीद कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन जो उनके मोर्टर फायरर होते हैं ना, जहाँ से लॉन्च करते हैं, जी उसके आगे लोगों को बांध के फायर किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा इंसानी ही है। हकूक की जितनी खिलाफ वर्जी इसराइल ने किया, किसी किसी शायद ही शायद ही किसी किसी ने मुल्क ने की की हो, हो, बिल्कुल या ऐसा ही हिटलर ने की थी जहाँ पे इसराइल कर रहा है। तो यहाँ पे लोग बैठे डर रहे हैं। देखें, एक होता है ईमानी जज्बा, एक होता है अपने ईमान का अपना जज्बा। वो जज्बा था तो 313 जो है ना, वो कई हजार से लड़ गए थे। है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ के लोग बैठे वाहन फैला रहे हैं। अब ईमान और वाहन का मुकाबला है। बिल्कुल ऐसा ही। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं जो ईमान के साथ खड़े हैं। हमें ये यकीन है कि अगर अल्लाह ताला अब्रहा के लश्कर को, हाथियों को अबाबील से मरवा सकता है, तो इसराइल को ऐसे छोटे छोटे तंजीमों से, इन छोटे एलिमेंट से भी ख़त्म करवाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, आज 4 दिन हो चुके हैं इस जंग को छिड़े बिल्कुल हुए। ऐसा ही है। 3 शहरों पे ऑलमोस्ट कब्जा हो गया है हमास का। हमास का और वो शहर कब्जा नहीं हुआ, बेसिकली अपने शहर वापस लिए वापस हैं। लिए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज तक, अभी तक इसराइल अपने शहर वापस नहीं ले नहीं ले सका। सका हमास वालों से, बिल्कुल ऐसा तो ही अगर ये सोचा जाए कि वो छोटी सी तंजीम है, उसने ये क्या कर दिया, उसका ये एक हम जो है ना बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आएगा फ़लस्तीन पे, लेबनान पे, तो उन्होंने कुछ सोचा हुआ है ना। है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, वो छोटी सी तंजीम नहीं है, उसके साथ ईरान है, रशिया है, ईरान के साथ चाइना है, और बिल्कुल साथ रशिया है। बिल्कुल। तो वो बहुत कुछ प्लान करके बैठे हुए हैं। अब आज जो स्टेटमेंट आई है हमास के लीडर की, कि अगर गजा पर अटैक किया गया या फ़लस्तीन पर अटैक किया गया, तो जो आपके हमने लोग उठाए हुए हैं, जिनको हमने अपना बांदी बनाया हुआ है, हम उनको मारना शुरू कर देंगे और उनकी वीडियो बना के अपलोड अपलोड करेंगे करेंगे। सोशल मीडिया पर, बिल्कुल ऐसा ही। आपने देखा होगा कि आज, कल उन्होंने कुछ एयर स्ट्राइक्स किए हैं, बिल्कुल आज बहुत कम किए हैं, ऐसे ही है, वरना इसराइल ने तो गजा को अब तो तबाह कर देना था। बिल्कुल ऐसे ही है। इसराइल भी ये सोच रहा है कि जो इतना कुछ वो कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। ये हम तो यहाँ बैठ के डर रहे हैं ना, वो जो लोग वहां पे है ना, ये लोग ना समझते नहीं है। फ़लस्तीन की जो माएँ है ना, जी वैसे बच्चे पैदा नहीं करती जिन्होंने सुबह टिकटॉक देखनी है, शाम को स्नैपचैट पे कुछ स्टोरीज भेजनी है, अपने स्टेटसेस लगाने हैं, डांस करना है, और रक्स और सुरूर की महफिलें देखनी है, और रात को सो जाना है। फ़लस्तीन की माओं ने वो बच्चे पैदा किए हैं जो अपने हाथ में पत्थर उठा के ना बारूद का मुकाबला कर रहे होते हैं। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लोग डरे ना, आप कुछ और नहीं कर सकते तो आप दुआएं ज़रूर करें। और जिहाद जो होता है ना, जिहाद 3 तरह से होता है। जी जिहाद एक अपने जिस्म के साथ जानी तौर पर जाके लड़ना, जिहाद बिल माल, और जिहाद बिल कलम। हमारे यूट्यूबर्स और कुछ भी ना करें, वो जिहाद बिल कलम तो कर सकते हैं ना। आज आपने हमास के लीडर का वो बयान भी सुना, उसने पाकिस्तान की तारीफ की है, पाकिस्तानियों की तारीफ की है कि वो ऑल्दो हमारे हमारे साथ किसी हैं। ऑफिशियल ने बड़े लेवल पे बयान नहीं दिया, फिर हाँ, भी सिर्फ सोशल मीडिया पे जो कुछ हम कर रहे हैं उस पे ही उन्होंने कहा जी हमें बड़ी सपोर्ट मिल रही है। आप अगर यहाँ पे कहेंगे बैठ के कि हमास ने गलत किया, तो उससे उनको सपोर्ट मिलने की बजाय वो भी थोड़ा सा जो है ना, वो डिसहार्ट नर्वसनेस का होंगे, बिल्कुल ऐसे डिसहार्ट ही है, होंगे कि बिल्कुल। हाँ, शायद हम गलत कर रहे हैं, हमारे साथ हमारी अपनी उम्मत ही नहीं खड़ी, हमारी अपनी जो मिली कौम है, वो ही नहीं खड़ी, मुसलमान कौम है, बिल्कुल। वही नहीं खड़ी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक दफ़ा सबसे ये गुजारिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से, कि हमें जिस तरह भी हो सकता है फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। वो बिल्कुल, चाहे माल के ज़रिए हो, चाहे कलम के ज़रिए हो, चाहे चाहे जान जान के के ज़रिए हो, ज़रिए, बिल्कुल ऐसे ही हमें है। उनकी सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। आप देखें, एक छोटी तंजीम का मुकाबला कर रहे हैं इसराइल के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। आप स्पेक्टेटर इंडेक्स, एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, जी आप उसके फिगर्स अगर आज पढ़े ना, तो इसराइल की अब तक 900 डेथ्स हो चुकी हैं, सही। जबकि फ़लस्तीन और हमास की 704 डेथ्स हुई हैं। हाँ जी, और ऑल्दो ज्यादा पाँच मिसाइल्स फायर किए इसराइल ने और बाद में। 5 लेबनान की हुई हैं, तो 709 फ़लस्तीनी, जबकि 900 इसराइली जो है ना
बिल्कुल ऐसे ही। ये डेथ काउंट्स हैं। और इसराइल के ज़ख्मी 2616 हैं, जबकि जो फ़लस्तीनी हमारे भाई ज़ख्मी हुए हैं वो 3800 हैं। तो आप अगर डेथ रेशो देखें तो इसराइल की ज़्यादा है, ज़्यादा हमसे, बिल्कुल नुकसान ज़्यादा। ज़्यादा उन्हें पहुंचा है। तो ईमान को ताज़ा रखना है और अल्लाह पे ईमान रखना है। जो हाथियों को वबीलों से मरवा सकता है ना, वो कुछ भी कर सकते वो हैं, कुछ भी कर, बिल्कुल ऐसे ही है, सब कुछ उसके कब्ज़े कुदरत में, वो जो चाहे कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ऐड करना चाहूँगा कि किस हथियार से, किस तरह से हमास ने ये वाला अटैक किया, इतना मुनज़्ज़म अटैक जो किया, बिल्कुल, उसमें जो सबसे अहम हथियार है ना वो है ज़्वारी के नाम से। ज़ॉरी, ज़्वारी ज़वारी बेसिकली एक सुसाइड ड्रोन है। आपने सुसाइड मैन देखे हैं, यहाँ हाँ पर जी, उन्होंने सुसाइड ड्रोन तैयार कर लिया है। सही, वो बड़ी निचली सतह पर परवाज़ करता है। ठीक है। आप सब जानते हैं कि इसराइल के पास एक सिस्टम है जिसे कहते हैं आयरन डोम। आयरन डोम, आयरन डोम बेसिकली एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है, मिसाइल, हाँ जो जी, मिसाइल्स फायर होते हैं वो उनको हवा में ही तबाह तबाह करने की करेगा, सलाहियत रखता है। और वो बहुत दुनिया का बल्कि सबसे कामयाब तरीन जो एंटी एंटी डोम ओ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सिस्टम हाँ है, जी, वो इसराइल के पास है। लेकिन इन्होंने जो जॉरी डिज़ाइन किया ना वो निचली सतह पर प्रवास करता था, वो ऊपर जाता ही नहीं है। जब नीचे रहेगा तो उसको आयरन डोम डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। उन, उन्होंने जुवारी से जो बेसिकली कुछ ना रडार्स होते हैं जो बड़े पोल्स पे लगे होते हैं, उन्होंने पहले उन रडार्स को जाके हिट किया। सही, जिन रडार्स ने चेक करना था कि कहाँ से मिसाइल आ रहा है और कहाँ से हमारे मिसाइल ने जाके उसको हिट करना है, इन्होंने हुँ, उस रडार्स को डैमेज किया जॉरी के साथ। ठीक है, रडार डैमेज होने से आप यूं समझ लें कि इसराइल जो है ना वो अंधा हो गया, उसे नजर आना बंद हो गया। फिर इन्होंने अटैक किया है और इस अटैक में अलकासिम ब्रिगेड एक बड़ा मशहूर ब्रिगेड है, उन्होंने ज़मीन से, और साथ इन्होंने शायद दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि पैराशूटर्स हमेशा प्लेन्स के साथ उतारे हाँ, जाते इस हैं, बार तो भागते हुए टेक ऑफ कर रहे हैं और वहीं से लेकिन वो लैंड उन्होंने कर रहे हैं, पैरा ट्रूपर्स बनाए। उन्होंने अपनी मोटरें फ़लस्तीन में बिल्ड की, उनके साथ उन्होंने वहाँ से फ्लाई किया और अपने जो शहर थे जहाँ पे कब्जा किया वहाँ पे जाके वो उतरे। उतरे, वो फिर अबाबील वाला वाक़या ही ज़हन में आता है कि किस तरह बिल्कुल से ऐसे वो ही है, बगैर दे वर ह्यूज इन फ़िज़ाइया काउंट, के और बिल्कुल बगैर ऐसे ही है, जहाज़ों के वो उधर से आए और आके वो लड़े। और इधर एक और मैं बात ऐड करूँ, असले की बात चल रही है तो एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, बड़े मशहूर पार्लियामेंटेरियन है। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी और हमास जिस हथियार से लड़ रहे हैं ना, वो हथियार बने हुए हैं मेड इन यूएसए। सही, तो हुआ क्या, जो यूएसए अपने असला छोड़कर अफगानिस्तान से भागा था, वो वाला असला हमास के हाथ लगा और हमास ने उस असले के थ्रू जो है ना इज़राइल की अटैक जैसी-तैसी फेर इसराइल दिया, गैस से फेर दी है। सही, और कुछ असला, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसराइल ने दिया था यूक्रेन को, यूक्रेन ने कुछ असला बेचा था, वो असला हमास ने परचेज किया था। तो इसराइल हाँ, और यूएसए का ही असला जो है ना उन्हीं पे चल वो रहा है, इसराइल पे चल रहा है। और दैट इज़ अ स्मार्ट मूव। और अच्छा, 3 दिन के बाद भी अभी तक जो है वो इलाके पता इनके होता पास जा है, रहे हैं। फतह होते जा रहे हैं। तो उमर मुझे इसमें एक और सवाल ये था कि आपको क्या लगता है ये जंग किस तरफ जाएगी? इस जंग का ऊँट किस करवट बैठेगा? और क्या ये वाक़ई वो जिस तरह वो सोशल मीडिया पे सब लगे हुए हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का पेशखेमा साबित होगी? इज़ इट सो? वो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर अमेरिका अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ कूदता है तो फिर ये शायद जंग फैले, ताइवान की तरफ भी फैले, फिर शायद ईरान भी कोई मूवमेंट करे, फिर शायद लिबनान भी बिल्कुल ख़्याल करेगा, बिल्कुल ऐसे आ ही। जाए और अपनी फौजें ला के और हिजबुल्लाह पूरा मैदान में आ जाए। फिर ये शायद किसी हद तक वर्ल्ड वार 3 हो सकती है, लेकिन मेरी नज़र में ये वर्ल्ड वार 3 नहीं होगी। ये पेश खेमा हो सकता है, आने वाले 8, 10, 12 साल बाद वर्ल्ड वार 3 हो सकती है, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट ये सिर्फ़ फ़लस्तीन और इज़राइल की जंग है। हाँ, वर्ल्ड वार 3 नहीं होगी। नहीं, फ़लस्तीन इसराइल की जंग ऑन ग्राउंड इनकी जंग है, पीछे तो बड़े दिमाग लड़ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ऑन बिल्कुल ऐसा ग्राउंड ही है। इन्हीं की जंग है। इसराइल का एक ही मोटिव है, इसराइल का और यूएसए का, कि प्रेशर के थ्रू इसराइल को नहीं, ग्रेटर इसराइल को तस्लीम करवाया जाए, जिसके लिए वो इब्राहिम अकॉर्ड बनाया गया और सबको लाया जा रहा है। और फ़लस्तीन का, और फ़लस्तीन के साथ जो इस्लामी ताकतें हैं जिनके दिलों में जहनों में इस्लाम है, उनका ये वो उसको काउंटर कर रहे हैं। उनका ये नैरेटिव है कि ग्रेटर इसराइल तो क्या, इस इसराइल को भी तस्लीम हमने नहीं करना। और और इसमें ये मैंने, काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्योंकि सऊदीया का भी एक तरफ से बिल्कुल ही ध्यान हट गया है। हाँ, फिलहाल तो ध्यान हट गया, हाँ, बिल्कुल कामयाब ही हुए। और अभी मैंने दरमियान में बात की थी तयूनस तो ये तयूनस की, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा मशहूर एक कंट्री है।
तो यूनुस में अभी एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ ठीक है। जिसमें इनके नए सदर बने डॉक्टर कैस अहमद। डॉक्टर कैस अहमद, ठीक अभी है। तक असल में मुस्लिम उम्मा को अगर कोई बंदा लीड कर रहा है ना, जी, अगर पूरी मुस्लिम उम्मा इस टाइम किसी तरफ देख रही है तो वो है रजब तैयब एर्दोगान। बिल्कुल ऐसे ही, इज़ द उसके ओनली वन स्टेटमेंट्स लेफ्ट। को देखते हैं और वो बंदा बड़े बोल्ड स्टेटमेंट भी देता है और सारा यस, कुछ करता है। या आज से 1.5 साल पहले तक मुस्लिम दुनिया इमरान खान की तरफ भी देख रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मुस्लिम दुनिया को एक और बड़ा लीडर मिल गया है, मिलने जा रहा है। आने वाले दिनों में आप उसकी मूव्स देखेंगे, जो सही। चेस बोर्ड होता है ना उसमें मूव होती है ना, हाँ जी, हाँ आप जी, वो हाँ जी, हाँ मूव्स जी, हाँ जी। देखेंगे तो वो मूव्स डॉक्टर कैस सैयद की जान में बड़ी इंपॉर्टेंट मूव्स होंगी। सही। 61 साल उनकी उम्र है, नए सदर वो मुंतखब हुए हैं और वो 77% वोट लेकर सदर ओके, मुंतखब हुए दैट हैं। इज़ मैसिव, उन्हें दैट इज़ मैसिव। 77% वोट मिले हैं अपने कंट्री में से। उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कोई मरूसी सियासत नहीं है, उनके बाप दादा में से कोई भी सियासत में नहीं था। वो खुद अपने बलबूते पर सियासत में आए और वो आज अचीव प्रेसिडेंट कर रहे बने। हैं। उनके मुकाबले में नबील जो साबका सदर भी रह चुकी हैं, वो अरबपति बल्कि खरबपति सही। जो है वो उनके मुकाबले में थे और उन्होंने अरबों लगाया लेकिन वो हार गए। हुँ, अवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बल्कि करप्शन, उन पे करप्शन के बेबहा केसेस हैं नबील के ऊपर, और नबील इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही करप्शन केस में गिरफ्तार हुए। सही। जब वो गिरफ्तार हुए तो डॉक्टर कैस सैयद ने अपनी इलेक्शन मुहिम रोक दी ओके, और ये कहा कि अगर प्लेइंग लेवल जो है ना वो फील्ड नहीं है ना, प्लेइंग लेवल फील्ड इसको कहते हैं कि अगर आपका दुश्मन कह लें, अगर आपका ओपोनेंट कह लें, वो अगर कैद में है तो फिर आप कंपेन नहीं करेंगे, फिर आप भी बैठ जाएंगे कि वो बाहर आएगा फिर हम कंपेन करेंगे। अब आप इसको ना पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में खुद ही जोड़ के देख लीजिएगा कि क्या हुआ। मैं उसी तरफ जा रहा था। और लेकिन उसके बावजूद वो नबील हार गया। हारा क्यों? कि अवाम खुददार थी। बिल्कुल ऐसे। अवाम ने ये सोचा कि हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जिसमें करप्शन का दाग ना हो, जो इस्लाम की बात करे, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान, इलेक्शन होने से पहले एक इंटरव्यू हुआ, वो डॉक्टर एक केस का। डॉक्टर केस का, और वो इंटरव्यू एक बड़े चैनल पे हुआ, मैं उसका नाम नहीं लेता। और इस तरह के इंटरव्यूज करवाई जाती हैं जिसमें आपकी मेंटेलिटी को देखा जाता है हुँ, हुँ, कि हुँ। आप किस साइड पे जाएंगे। वो कौन करवाता है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें देखा जाता है कि आपका नज़रिया यूएसए के नज़रिए से मिलता है या नहीं मिलता। तो वो एक इंटरव्यू हुआ जिसमें सवाल किया गया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने का आप बारे में आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बहाल करना तो लफ्ज़ बहुत बड़ा है, मैं इसराइल के साथ ताल्लुकात को गद्दारी समझता हूँ। क्या बात है! इसके बावजूद वो इलेक्शन जीते हैं। ये इलेक्शन से पहले इंटरव्यू लिया गया। और फिर अगला सवाल हुआ कि चौंके तयूनस में एक बहुत बड़ी इबादतगाह है यहूदियों की और वहाँ पे बहुत से यहूदी आते हैं, तो उनके साथ आप कैसे ट्रीट करेंगे। उन्होंने कहा कि हर अकलियत को यहाँ पे मजहबी आज़ादी हासिल है, बिल्कुल ऐसे वो ही है। जैसे मर्जी आएँ आके अपनी इबादतगाह पे इबादत करें, जो भी करें, लेकिन इजरायली पासपोर्ट पे मैं किसी को ये परमिशन नहीं दूंगा कि वो तो यूनस में आए और आके अपनी इबादत करे। उनका सही। इतना बोल्ड स्टेटमेंट है इसराइल के हवाले से। मुझे लगा था सिर्फ़ पाकिस्तान ये पासपोर्ट वगैरह वाला स्टैंड ले रहा है नहीं नहीं, इज़राइल के खिलाफ। बहुत से कंट्रीज हैं। तो यूनस के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं ना, वो आने वाले दिनों में आप मुस्लिम उम्मा को लीड करते हुए नजर आएंगे। बहुत वो उम्दा। इतनी उनकी क्रेडिबिलिटी है कि उनकी बेगम वाइफ जो हैं वो जज हैं। सही। जैसे उन्होंने सदर का हलफ उठाया, उन्होंने अपनी वाइफ को 5 साल की छुट्टियों में भेज दिया कि जब तक मैं सदर रहूंगा आप जज के अहदे पे नहीं रहेंगी, ताकि किसी भी तरह की फेवर जो है वो ना ले वो सकें। मुझे ना मिल सके। ओह, और दैट्स जो उससे ग्रेट। पहले वो नबील जो प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने इस्लामी बहुत से कवानीन भी चेंज कर दिए थे। जो ख़वातीन को हक दिया जाता है, बहन बेटी को हक दिया जाता है, उससे महरूम कर, कुछ हिजाब पे भी पाबंदियाँ लगाई उसने। लेकिन इन्होंने हलफ उठाने के फ़ौरन बाद ये कहा कि तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे और उससे मुतज़ाद कोई चीज़ नहीं होगी। अच्छा, कैस सैयद का आप पूरा इंटरव्यू सुने ना, उसमें नो इफ नो बट, सही। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें नो ही इफ, इज़ एब्सोल्यूट जो अबाउट दिस बात की थिंग्स। है क्लियर है, उसे पता है कि मैंने क्या कहना है। और इतना बोल्ड स्टेटमेंट्स आने के बाद और यूएसए की पूरी लॉबिंग के बावजूद 77% अवाम उनके साथ खड़ी थी और 70% अवाम ने वोट दिए। एंड तो दे अगर, मेक हिम विन। हाँ, अगर अवाम खड़ी रहे तो ये हुक्मरान चल तो जाता है। हुक्मरान चल जाता है। दैट इज़ अ गुड लेसन टू लर्न। अच्छा उमर भाई, मैं पॉडकास्ट को भी इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा
क्या आपको क्या लगता है कि इसके, अभी तो आपने कैजुअलिटीज़ वगैरह बता दी, ये जंग, इसका इख्तिताम कहाँ होगा? क्या चलें, चाइना ने अपनी एक वो जो थी गुस्सा कह लें या ग्रज था वो निकाल लिया, रशिया ने भी अपना हिसाब बराबर कर लिया, लेकिन स्टिल अगर जंग देखी जाए तो उसमें ईरान भी इन्वॉल्व है और फ़लस्तीनी सबसे ज़्यादा स्टेक में। तो आपको इसका हल लॉन्गर रन में क्या नज़र आ रहा है, या इस जंग का क्या आपको नतीजा नज़र आ रहा है? इसका इख्तिताम तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, क्योंकि नेतन्याहू को आप सब जानते हैं बिल्कुल वो ऐसा ही है। कितना शिद्दत पसंद है। बिल्कुल जो अब ऐसा ही है। इसराइल की गवर्नमेंट है वो तारीख की सबसे ज़्यादा शिद्दत पसंद शिदत पसंद गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसराइल बड़े मूव लेगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा। चाहिए तो ये था कि ओआईसी एक हमारी बड़ी बराए क्या मैं नाम अच्छा मैं अच्छा कुछ कहना भी नहीं चाह बराए नाम रहा, एक ऑर्गेनाइजेशन तंजीम है, है। हाँ जी। चाहिए ये था कि जैसे ही ये सब कुछ हुआ ओआईसी अपना इजलास बुलाती बिल्कुल। और वो अपना इजलास फ़लस्तीन में बुलाती और बिल्कुल। वो वहाँ पे बैठ के इसका हाल सोचती। मुस्लिम ममालिक हैं उसमें, उन मुस्लिम ममालिक के पैसे से दुनिया चलती है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके तेल से पहिया घूमता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन वो सो रहे हैं, भंग पी के सो रहे हैं, सत्तू पी के सो रहे हैं, मौसम दोनों चीज़ों का नहीं है, उसके बावजूद वो सो रहे हैं। तो ओवैसी को मैदान मैं में आना टोटली चाहिए। होल्ड, बिल्कुल और ऐसे ही। हम बड़ा याद करते हैं ऐसे मौके पे भुट्टो को, मामर कज़ाफ़ी को, शाह फैसल को। दे वर द चेंज मेकर्स, ये दे वो वर द लोग रियल थे चेंज जिन्होंने मेकर्स। एक्टिव रखा इस कौम को, इस उम्मत को, मुस्लिम उम्मा को एक्टिव और रखा। उस दौर में काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हुई, रेदर वी टॉक अबाउट फ़लस्तीन और लेबनान और बिल्कुल, व्हाटसोएवर बिल्कुल। इट इज़। तो ये ओवैसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसके उसके अलावा कतर, तुर्की ये लोग कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन असल में वेस्टर्न वर्ल्ड सारी एक के साथ है बिल्कुल ऐसे ही है। और ईस्टर्न वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज़ एक के एक के साथ साथ हैं। हैं, बिल्कुल तो वो ऐसे ही है। अभी जंग ख़त्म होती मुझे नज़र नहीं आ रही, आने हुँ। वाले चंद दिनों में नज़र नहीं आ रही। लेकिन हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि जो भी हो वो मुसलमानों के हक़ में बेहतर हो, आमीन। वो बैतुल मुक़द्दस के हक़ में बेहतर हो आमीन। और मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ पे भी रहें, वो इज़्ज़त के साथ रहें बिल्कुल और ऐसे वो ही है। अमन के साथ रहें। आमीन। तो गाइज़ दिस वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। अगर आप भी कोई हमें टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो फील फ्री टू राइट डाउन दैट टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।